स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई जो हमारा चैप्टर है ये कौन कौन सा सेक्शन कवर करता है। सेक्शन 15 कवर करता है। सेक्शन 15 के आगे पार्ट है 1 से लेकर 5 तक। हमने जो 3 कर लिए हुए हैं, फोर्थ हम कर रहे हैं। तो फोर्थ पार्ट में है सेक्शन 15 4 के अंदर कितने पार्ट है। रूल कहाँ से स्टार्ट होते हैं। रूल 27 से लेकर 9 रूल है 35 तक है। तो हमने कहाँ तक कर लिए हैं, 31 तक कर लिए हैं। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी रूल 32। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। मतलब कि इसमें हम क्या निकालना है, सर्टेन केसेस, कुछ केसेस के अंदर हमने क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालनी है, जिस पर हमने क्या लगाना है, जीएसटी लगाना है। ठीक है, रूल 32 इसमें 5 टॉपिक हैं। रूल 32 में कितने टॉपिक है, 6 आ जाएंगे। 6 32 7 तक है। 32 1 से लेकर सब सेक्शन 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 सब सेक्शन है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं ऐसे करके होंगे। 32 का 1 क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन सप्लाई। मतलब कि जितने भी आगे 7 है ना, वो इसके अंदर आ जाएंगे 32 1 के अंदर। ठीक है, वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालनी है। तो पहला क्या है, कौन सा सेक्शन, सेक्शन 32 को किसको कवर करता है। इसके अंदर वैल्यू सप्लाई किस केस में निकालेंगे, जब करेंसी को एक्सचेंज किया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोई पर्सन ऐसा बिजनेस करता है, करेंसी खरीदता और बेचता है, इस टाइप का बिजनेस है। जैसे हो सकता है कि इंडियन करेंसी के बदले फॉरेन करेंसी ले ली, फॉरेन करेंसी के बदले इंडियन करेंसी खरीदते और बेचते हैं ना, इस टाइप के बिजनेस में। तो उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी, या फिर एक कंट्री की दूसरी कंट्री में, इंडिया की नहीं, समझो जापान की जगह चाइना की करेंसी आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं ना, तो इस टाइप का बिजनेस करते हैं, खरीदते और बेचते हैं। तो उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी, वो कौन सा सेक्शन कवर करता है, सेक्शन 32 सब सेक्शन 2 कवर करता है। और सेक्शन 32 3 क्या कवर कर रहा है, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय एयर ट्रैवल एजेंट। एयर ट्रैवल एजेंट के केस में जैसे वैल्यू ऑफ सर्विस कैसे निकालनी है। ठीक है, हम इसको डिटेल में करेंगे ये सारे टॉपिक। हम इसमें मैं सिर्फ आपको हेडिंग बता रही हूँ, इसके अंदर क्या कवर होता है। सेक्शन 32 में वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन रिलेशन टू लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस आपको पता ही है क्या होता है, हम इंश्योरेंस कराते हैं ना, उस टाइप के बिजनेस में वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालते हैं, ये सेक्शन 32 4 करता है। सेक्शन 32 5 क्या कवर करता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालना है, सेकंड हैंड गुड्स। सेकंड हैंड गुड्स आपको बताएंगे ना, जैसे हमने पुरानी कार खरीदी बेची, तो उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालनी है। ठीक है, और सेक्शन 32 6 क्या बताता है, वैल्यू ऑफ ए टोकन, वोचर, कूपन, स्टैंप के बारे में। यहाँ पर हम वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालेंगे। और सेक्शन 32 7 क्या बताता है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय सच क्लास ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड एज मे बी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन की जाती है। ठीक है, तो आपको पता चल गया हमारे पास सेक्शन 32 के अंदर आगे कितने सब सेक्शन है, 7 है। तो जो 1 है वो अगले 2 से लेकर 7 को कवर करता है। तो डिफरेंट टॉपिक्स है ना, मतलब डिफरेंट टॉपिक्स के अंदर हमने वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालनी है। वैल्यू ऑफ सप्लाई आ गई तो उस पर हमने क्या निकालना होता है, टैक्स कैलकुलेट करना होता है। तो अब हमारा पूरा चैप्टर ही क्या है, वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालना है ना, डिफरेंट केसेस में बस सेक्शन देखने हैं। तो इसमें मैं सेक्शन 32 2 को कवर करूंगी इस वीडियो में, वैल्यू ऑफ सप्लाई व्हेन करेंसी इज एक्सचेंज। मैंने आपको बता दिया करेंसी इज एक्सचेंज है ना, जैसे कि हम क्या करते हैं, परचेज या करते हैं, सेल करते हैं फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी क्या करते हैं, खरीदते और बेचते हैं, इंक्लूडिंग मनी चेंजिंग शैल बी। मनी चेंजिंग का मतलब क्या हुआ, एक कंट्री की दूसरी कंट्री की मनी चेंज कर रहे हैं, उस केस में वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि सेक्शन 32 है, सेक्शन 32 है, इसके अंदर 2 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 यहाँ स्क्रीन में देख रहे हैं आप, ऑप्शन 2 दूसरे में, मतलब दोनों के अकॉर्डिंग हम वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाल सकते हैं। दो ऑप्शन मतलब क्या हो गया ना, या ये इसके अकॉर्डिंग निकालो या बी के अकॉर्डिंग निकालो। ऑप्शन 1 में क्या है, रूल 32 है ना, 32 के अंदर सेक्शन रूल 6(2)(a) है, 6(2)(a) है। सॉरी, ये यहाँ पर टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है। ठीक है, 32 2(a) भी है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग कैसे निकालने हैं, करेंसी इज एक्सचेंज फ्रॉम और टू इंडियन रुपी। मतलब कि एक्सचेंजी, मतलब कि या तो इंडियन करेंसी को कन्वर्ट किया जाता है फॉरेन करेंसी को, या फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया जाता है। उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालनी, मेरा क्वेश्चन तो समझ आ गया ना आपको। जैसे कि मैंने यूएसए की करेंसी को एक्सचेंज करना है इंडियन करेंसी में, या इंडियन करेंसी को यूएसए में एक्सचेंज करना है, ये खरीदने बेचने का काम कर रही हूँ मैं। तो उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालनी है। ठीक है, इसके अंदर भी 2 पार्ट हैं। ठीक है, इसके अंदर भी हमारे पास क्या है, ऑप्शन 1 के अंदर 2 पार्ट है। क्या, इफ द आरबीआई रेफरेंस रेट फॉर ए करेंसी इजिबल, मतलब कि आरबीआई रेट दे रहा है
कि यूएसए की करेंसी का रेट है, इंडियन का ये है, यदि आरबीआई रेट दे रहा है तो उस केस में हमने वैल्यू ऑफ कैसे निकालनी है, वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालनी है, बाय जो हमने खरीदने का रेट और सेलिंग रेट, ठीक है, जो खरीदने का रेट या फिर सेलिंग रेट है ना, जो भी हमने खरीदने का रेट आपको ना कि करेंसी खरीदी थी किस रेट पर बेची थी, दोनों में से एक रेट ले लेना, उसमें से माइनस क्या कर देना है, आरबीआई रेफरेंस रेट फॉर द दैट करेंसी, आरबीआई ने जो भी रेट दिया होगा ना उस करेंसी का उसका माइनस कर दो, मल्टीप्लाई बाय टोटल यूनिट ऑफ द करेंसी, मतलब कि कितने, जैसे ना जैसे एक यूनिट का की खरीदने या बेचने की कीमत माइनस आरबीआई ने जो रेट दिया हुआ है उसका माइनस कर दो, डिफरेंस आ जाएगा, और जितने यूनिट खरीदे होंगे यूनिट ऑफ करेंसी उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगी। ठीक है, ये उस केस में है जब आरबीआई ने रेफरेंस रेट दिया हुआ है करेंसी का, ठीक है, वैल्यू ऑफ सप्लाई आएगा। दूसरा क्या है हमारा, इफ द आरबीआई रेफरेंस रेट फॉर ए करेंसी इज नॉट अवेलेबल, यदि आरबीआई ने रेट नहीं दिया हुआ, करेंसी का रेट नहीं दिया है, तो सीधा रूल बता दिया कि वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालनी है, 1% ऑफ ग्रोस अमाउंट ऑफ इंडियन रुपी रिसीव्ड, इंडियन रुपी जो हमने रिसीव किया है 1% ऑफ ग्रोस अमाउंट है ना ऑफ इंडियन रुपीज रिसीव्ड, यहाँ थोड़ा स्पेस देना था, इंडियन रुपी रिसीव्ड का जितने रुपए ग्रोस अमाउंट ऑफ इंडियन रुपी रिसीव्ड है ना उसका 1% को हम क्या मानेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई कहेंगे, वैल्यू 1% ऑफ द ग्रोस अमाउंट ऑफ इंडियन रुपी रिसीव्ड का क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालेंगे। तो समझ गए आप, ठीक है। तो ऑप्शन 1 में क्या था, हमारा पहला टॉपिक कराया मैंने अभी, ठीक है। इसके अंदर भी क्या है, जब आरबीआई ने रेट दिया हो, जब आरबीआई ने रेट ना दिया हो, ठीक है। तो इस फार्मूला याद करना है, इसमें तो मैं भी कुछ नहीं करा सकती, जो इसमें से एक टाइप से क्रैम रट्टा ही लगाना है, ठीक है। दूसरा है नाइदर ऑफ द करेंसी एक्सचेंज इन इंडियन रुपी, कोई भी करेंसी इंडिया में नहीं एक्सचेंज हो रही है, तो उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालनी है, ठीक है। तो कहते हैं उस केस में हम वैल्यू ऑफ सप्लाई केस में इंडियन में नहीं करनी है, 1% ऑफ द लेसर ऑफ द टू अमाउंट in Indian rupee which the person would have received if he had converted the two currency into Indian rupee at RBI reference rate for the day, ठीक है। उस दिन इंडिया के रेफरेंस रेट क्या था, ठीक है। तो एक टाइप से आपको याद ही करना है, ठीक है। आगे हमारे पास ऑप्शन 2 आ जाती है, ठीक है। ऑप्शन 2, ठीक है, इसका रूल क्या है, रूल 32(2)(b), ठीक है। वह यदि हमने एक बार ये वाला ऑप्शन अपना लिया, ऑप्शन की हमारे पास मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया ऑप्शन 2 है, एक ऑप्शन 1 है जो पिछले स्लाइड में हमने डिस्कस कर लिया, ये क्या है ऑप्शन 2 है। यदि हमने ये वाला ऑप्शन अपना लिया तो हम फाइनेंशियल ईयर में इसको चेंज नहीं कर सकते, बाकी में वंस ऑफ द कैन नॉट विड्रॉ इट ड्यूरिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, बाकी साल में हम इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अंदर 3 टॉपिक है, 3 टॉपिक कह लो कि कितने अमाउंट है, अमाउंट ऑफ द करेंसी एक्सचेंज, अमाउंट के बेस पर हम वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालेंगे, ठीक है। अमाउंट ज़्यादा होगा कम होगा तो उसके अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई भी क्या होगी, चेंज होगी। यदि हमने जो करेंसी एक्सचेंज कर रहे हैं, यदि हम जो करेंसी एक्सचेंज कर रही हैं उसकी वैल्यू क्या है, 250 रुपये से ज़्यादा है, ठीक है, 250 रुपये से ज़्यादा है और 1 लाख रुपये से कम है, मैक्सिमम अमाउंट कितना है 1 लाख, इसके बीच में अमाउंट है, ठीक है, तब हमारी वैल्यू सप्लाई की आ जाएगी 1% ऑफ ग्रोस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज, 1% ऑफ ग्रोस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज, जो हमारा पिछला टॉपिक था ना वो सेम ही आ गया ना, 1% ऑफ ग्रोस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज, ठीक है। वैल्यू पर डिपेंड है ना, 1 लाख से तक है ना, 1 लाख से ज़्यादा और मैक्सिमम 10 लाख तक, 1 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में है, तब वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या आ गई 1000 प्लस 0.5% ऑफ द ग्रोस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज, ठीक है। जैसे ऊपर 1% था, यहाँ 0.5 हो गया, लेकिन 1000 रुपया क्या हो गया, ऐड हो गया, ठीक है। और थर्ड टॉपिक क्या होगा, यदि हमारी मिनिमम अमाउंट कितना है 10 लाख से ज़्यादा है और मैक्सिमम अनलिमिटेड, मतलब 10 लाख से अमाउंट जितना भी ज़्यादा है उसमें हम कैसे करेंगे, हमारा देखी जाओ आप, ये अमाउंट कम होता जा रहा है, फिर इसमें है 5500 प्लस 0.1% ऑफ द ग्रोस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज, ठीक है। और मैक्सिमम अमाउंट हम कितना होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई का 60,000, मैक्सिमम अमाउंट कितना होगा 60,000, ठीक है। तो एक टाइप से मैं आपको कुछ भी नहीं समझा रही हूँ, आपको एक बार बता दूँ, ठीक है, कि ये है क्योंकि ये रूल दिए हुए हैं, रूल मैं आपके सामने सिर्फ एक पढ़ रही हूँ हल्का सा, ठीक है। ये आप सभी को याद ही करने हैं कि क्या 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 दिए हुए हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।